जो विनियोग अनामत मतलब विनियोग कमी वृद्धि फंड बोलते हैं, उसको रोकाण वधघट अनामत बोलते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, विनियोग कमी वृद्धि अनामत, रोकाण वधघट अनामत, वो जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉनिक साधन का नाम लूँगा। आपने देखा होगा किसी किसी के घर पे जाते हो फ्रिज होता है, तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक स्टेबलाइज़र लगा हुआ होता है। सुना है स्टेबलाइज़र, नाम सुना है? स्टेबिल हाँ, वो स्टेबलाइज़र क्या काम करता है, वही काम यहाँ पे विनियोग कमी वृद्धि अनामत करता है ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक साधन में ये जो स्टेबलाइज़र रहता है ना, ऐसा ही काम, ऐसा ही चीज़ कंप्यूटर के अंदर भी होता है, ऐसा ही चीज़ हमारे मोबाइल के चार्जर के अंदर भी होता है ना। वो क्या करता है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। वो स्टेबलाइज़र क्या करता है, अभी जैसे जैसे कि समझ लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन है, वो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक साधन को समझ लीजिए कि 18 वोल्ट की ज़रूरत है। कितना वोल्ट की ज़रूरत है? तो उस साधन को 18 वोल्ट की ज़रूरत है, और उसको हम दे रहे हैं वोल्ट, एसी वोल्ट दे रहे हैं। कौन से वोल्ट दे रहे हैं? एसी। एसी और डीसी तो बारे में पता होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो एसी वोल्टेज होता है वो अल्टरनेट करंट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहता है। तो उसकी वजह से 18 की जगह उसको कभी 17 मिलता है, कभी 15 मिलता है, कभी 19 मिलता है, कभी 20 मिलता है ना। तो वो फ्लक्चुएट होता है, वो उसका जो एसी पावर होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएटेड होता है, ऑल्टरनेट होता है। तो प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन उसको बीचों बीच 18 होता है, लेकिन कभी 20 हो जाता है, कभी 19 हो जाता है, कभी 17 हो जाता है, कभी 16 हो जाता है ना। तो ऐसा फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो एयर कंडीशन, सॉरी, ऑल्टरनेट करंट जो होता है, तो उसके बीच में एक ऐसा सर्किट लगा दिया जाता है, उसके बीच में एक ऐसा सर्किट लगा दिया जाता है। समझ लीजिए खड्डा लगा दिया हमने, खड्डा खड्डा बना दिया। क्या बना दिया? खड्डा, है ना। अभी जब 19 वोल्ट आ गया, कितना वोल्ट आ गया? 19 वोल्ट आ गया या 20 वोल्ट आ गया, तो क्या करेगा? वो खड्डे में चला जाएगा। एक्स्ट्रा वोल्ट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? ये खड्डे में चला जाएगा। अगर 19 आ गया तो एक वोल्ट यहाँ पे खड्डे में चला जाएगा, और आगे कितना जाएगा? 18 जाएगा। अगर 20 आ गया तो 1 वोल्ट खड्डे में चला जाएगा, और आगे कितना जाएगा? 18 जाएगा, है ना। और जब ही 17 वोल्ट आ जाएगा तो क्या होगा? खड्डे में से वो 1 वोल्ट निकाल के यहाँ पे आगे कितना जाएगा? 18 जाएगा। तो इस प्रकार के साधन को स्टेबलाइजर बोलते हैं, या फिर मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोलर बोलते हैं, बोल सकते हैं। जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, कम होता है तो मतलब कम होता है या ज़्यादा होता है तो उसको रेगुलर करता है ना। तो यही काम हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मतलब रोकाण વધઘટ अनामत या फिर विनियोग कमी वृद्धि फंड करता है ना। मार्केट में आपने शेयर खरीदे हैं 20,000 के। कितने शेयर खरीदे? कितने शेयर खरीदे? 20,000। आपने मार्केट से 20,000 के शेयर खरीदे। अभी आप क्या कर रहे हो? एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रहे हो। क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अभी उसमें क्या होता है कि मार्केट में ये शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। शेयर का कीमत ऐसे फ्लक्चुएटेड होता रहता है ना। फ्लक्चुएटेड होता रहता है ना, कम ज़्यादा होता रहता है। तो अभी शेयर की जो 20,000 की वैल्यू है, वो कभी 18,000 भी हो सकती है, 22,000 भी हो सकती है।
तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने दूसरी कंपनी का शेयर खरीदा, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हर महीने हर साल थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डालते जाते हैं। क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डालते जाते हैं। समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में हमने 2000 डाल दिया। कितना डाल दिया, 2000। अभी ये शेयर की कीमत 20,000 की 20,000 रहेगी और धंधा में बंद करने की नौबत आ गई। धंधा बंद करने की नौबत नहीं चाह रहे हो, बंद की बात नहीं कर रहे हैं, धंधा को तो आगे ही रखना है, लेकिन हमें 20,000 के इन्वेस्टमेंट रखना है हमारे नियम के अनुसार। तो 20,000 की जगह अगर इसकी कीमत 20,000 की 20,000 ही रही तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई काम पड़ेगा 2,000 का? नहीं। ओके। अभी ये शेयर की कीमत कभी 19,000 हो गई तो क्या होगा? तो 2,000 में से 1,000 उसकी वैल्यू, मतलब दो हमारे पास फ्लक्चुएशन फंड है तो 1,000 उसमें हम ऐड कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार वापस उसको 20,000 कर सकते हैं ज़रूरत पड़ी तब। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। ओके। अगर कभी ये मार्केट में शेयर की वैल्यू 20,000 की जगह 21,000 हो गई तो 21 का 21 ही रहेगा। हमें क्या, ये हमें इसमें से थोड़ी उसमें डालना है। 21,000 हो गई तो फ़ायदा है। हाँ, उसमें ऐसा काम कर सकते हैं कि हम 1,000 के शेयर बेच सकते हैं। 1,000 के शेयर मार्केट में बेच देने के बाद जो पैसा आएगा वो इसमें डाल देंगे। क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डाल देंगे और ये क्या करेंगे, 20,000 का 20,000 रखेंगे। 1,000 के शेयर उसमें से बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? अगर हमको 20,000 के ही इन्वेस्टमेंट रखना है, ज़्यादा नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, 1,000 के शेयर बेच देंगे और वो उसका जो पैसा आएगा 1,000 रुपया वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में डाल देंगे। 3,000 हो गया। बाद में कभी इन्वेस्टमेंट जो है शेयर मार्केट में, शेयर की कीमत हो गई 17,000 तो क्या हो जाएगा, तो ये 3,000 उसमें डाल सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार हमें 20,000 कंप्लीट करना है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, है ना, तो ये 3,000 क्या होगा, अगर धंधा बंद करने की बात हुई, हाँ, तो ये 3,000 किसका है पैसा? अगर धंधा बंद करने की बात आए तो 3,000 रुपया है किसका? वो तो मालिक का है। वो मालिक भागीदार भी हो सकता है, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो वो मालिक का पैसा है तो मालिक को दे दो। अगर कंपनी बंद करनी है तो शेयर की बात छोड़ो, ये 3,000 मालिक को पहले दे दो, बात की बात बाद में करेंगे, है ना। तो पहले इसको मालिक को दे दिया जाता है। ये अनामत है तो उसको मतलब लाभ हानि खाते में नहीं लेके जाएंगे। लाभ हानि खाते में से अनामत में ले जा सकते हैं, लेकिन अनामत में से लाभ हानि खाते में नहीं ले जाते। क्लियर? अच्छा, पुनः मूल्यांकन खाता जो होता है उसका क्या होता है? पुनः मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है? पुनः मूल्यांकन खाता इसलिए बनाया जाता है कि नए साझेदार, यहाँ पे नया साझेदार आता है या नया साझेदार धंधे में प्रवेश करता हो या पुराना साझेदार धंधे में से निवृत्ति लेता हो या धंधे का पुनर्गठन होता हो, तो उस टाइम पे हमें धंधे की संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना होता है। किसका पुनः मूल्यांकन करना होता है? संपत्ति और दायित्व का। लेकिन जो अनामत होती है, जो घाटा होता है, जो फायदा होता है, वो सब किसके खाते में चला जाता है पहले से?
जो भी ख्याति है, जो भी अवास्तविक संपत्ति है, वो सब हमारा नुकसान है। हाँ, उसको हम पहले से ही साझेदार के पूंजी खाते में लिख देंगे क्योंकि वो मालिक का है। किसका है ना? पुनः मूल्यांकन करने के पहले का हानि है कि कौन सा हानि है? पुनः मूल्यांकन करने से पहले का हानि है। इसी तरह रोकाण વધઘટ अनामत है, सामान्य अनामत है, कारीगर अकस्मात वળતર अनामत है, वो सब पुनः मूल्यांकन करने के पहले का लाभ है। पुनः मूल्यांकन करने के पहले का लाभ है, तो उसको भी साझेदार को बांट देंगे, मतलब मालिक को दे देंगे। क्लियर हुआ इतना? अब हमें पुनः मूल्यांकन करना शुरू करना है संपत्ति और दायित्व का। तो सभी संपत्ति को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेक करते जाते हैं कि इसमें बाजार कीमत कितनी मिल सकती है, इसकी बाजार कीमत क्या हो सकती है, इसका देनदार का हमें कितना मिल सकता है, वो सब हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह दायित्व को चेक कर सकते हैं कि इसमें ये दायित्व हमको कितना चुकाना है, ये दायित्व में हम कितना चुकाएंगे तो चलेगा, ये लेनदार को हम कितना कम से कम कितना चुकाएंगे तो चलेगा, या किसी को ज़्यादा तो चुकाना बाकी नहीं है। तो ये दायित्व और संपत्ति को चेंज, जो रकम चेंज होगी, जो मूल्य में परिवर्तन होगा, वो मूल्य में जो परिवर्तन होगा, जो डिफरेंस होगा, जो मकान 8 लाख का था और बाजार कीमत 7 लाख है तो 1 लाख का नुकसान है, वो पुनः मूल्यांकन में आएगा क्योंकि पुनः मूल्यांकन अनामत का नहीं होता है, पुनः मूल्यांकन संपत्ति और दायित्व का होता है। आया समझ में? पुनः मूल्यांकन लाभ हानि का नहीं होता है। क्लियर? पुनः मूल्यांकन संपत्ति और दायित्व का ही होता है। तो यहाँ पे इसी सवाल में मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो इस सवाल में बात करें, यहाँ पे सामान्य अनामत है, वो मालिक का पैसा है। विनियोग अनामत मालिक का पैसा है। कारीगर अनामत मालिक का पैसा है। तो ये कोई दायित्व तो है नहीं। ये पूंजी खाते में जो लिखा है वो दायित्व मालिक का पैसा है, ये कोई दायित्व तो है नहीं, है ना? तो इतनी चीज़ें तो मालिक के पूंजी खाते में चली जाएगी, इसका कोई मूल्यांकन नहीं होने वाला है ना? इसका कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जिसका मूल्यांकन हो रहा है उसमें अगर कमी है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये दो फंड को में से इतना निकाल लो पहले, उसके बाद उसको बांट दो, मालिक को दे दो। अगर किसी का मूल्यांकन हो रहा है, जैसे कि विनियोग का मूल्यांकन हुआ, तो विनियोग अनामत में से उतना माइनस कर दो। अगर कारीगर मुआवजा को किसी को देना हुआ तो उतना पैसे पहले से उसमें से निकाल लो, बाद में मूल्यांकन करो, बाद में दूसरी बार मूल्यांकन करो। तो पहला स्टेप तो होता है कि ये विनियोग की कीमत मूल्यांकन करना है, लेकिन मूल्यांकन करने में जितना कम पड़ रहा है वो विनियोग में से ले लिया, और अगर ज़्यादा कम पड़ेगा तो पुनः मूल्यांकन में जाएगा, है ना? लेकिन अनामत में से बच जाएगा तो मूल्यांकन में नहीं जाएगा क्योंकि वो मूल्यांकन का भाग ही नहीं है, वो मूल्यांकन का हिस्सा ही नहीं है। इसमें से कम पड़ेगा तो मूल्यांकन में जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे कि यहाँ पे भी पहले कारीगर मुआवजा ले लेते हैं। 18,000 का दावा मंजूर हुआ, तो 18,000 का दावा मंजूर हुआ, कारीगर मुआवजा अनामती 15,000 दिया है, तो पूरे का पूरा तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। 3,000 बचेगा तो किस में बचेगा? कारीगर मुआवजे में, और कम पड़ेगा तो वो हमारा दायित्व बढ़ेगा। दायित्व बढ़ेगा तो पुनः मूल्यांकन में जाएगा क्योंकि दायित्व बढ़ रहा है ना? विनियोग की कीमत में कमी वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है? 52,000 हुआ, यहाँ पे 60,000 है तो 8,000 की कमी हुई, है ना? 8,000 की कमी हुई तो पुनः मूल्यांकन में 8,000 आ सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि विनियोग अनामत हमने ऑलरेडी 20,000 का रखा हुआ है, तो 20,000 में से 8,000 गया तो कितना बचा? 12,000 बचा। तो वो 8,000 का कमी वृद्धि हमने होने ही नहीं दिया, पुनः मूल्यांकन उसका होने ही नहीं दिया। क्लियर हुआ? जो भी नुकसान था वो पुनः मूल्यांकन को भुगतना ही नहीं पड़ा, विनियोग अनामत ने भुगत लिया। तो ये पूरा 12 का 12,000 है, वो एक प्रकार का पुनः मूल्यांकन जैसा भुगतने वाला भाग है, मालिक को भुगतने वाला भाग है, तो वो सीधा मालिक के खाते में जाएगा। क्लियर हुआ?